तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जो 2011 में फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पेपर आया है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्सेज। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है? तो एक्टिव एंड यूनिलैटरल, ऑप्शन बी एक्टिव एंड बायलैटरल, ऑप्शन सी पैसिव एंड यूनिलैटरल और या ऑप्शन डी पैसिव एंड बायलैटरल। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए एक्टिव एंड यूनिलैटरल। A closed path made by several branches of a network is known as, तो एक क्लोज पाथ जो सेवरल ब्रांचेस बनाती हैं इस नेटवर्क में उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्किट, ऑप्शन बी लूप, ऑप्शन सी जंक्शन या ऑप्शन डी ब्रांच। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी लूप। क्वेश्चन नंबर 3, जो मैग्नीट्यूड क्या होता है ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है। तो पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, फोर्स जो एक्ट कर रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वो इंडिपेंडेंट किससे होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब कि वो फोर्स किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है या किस पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है आपका फ्लक्स डेंसिटी, ऑप्शन बी लेंथ ऑफ कंडक्टर, ऑप्शन सी क्रॉस सेक्शनल एरिया या ऑप्शन डी करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है बी आई एल साइन थीटा। तो जो फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वो डिपेंड किस पे करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। तो कौन सा टर्म इसमें नहीं आया? उस पे उससे इंडिपेंडेंट होगा। तो कौन सा टर्म नहीं आ रहा है इसमें? क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड इन ए, तो जो प्रिंसिपल होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो यूटिलाइज किस में होता है? ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर या बैटरी। सो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 5, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है कंडक्टर में रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड वो कैसा होता है, मतलब उसका नेचर कैसा होता है? ऑप्शन ए डीसी, ऑप्शन बी एसी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी एसी। तो ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा जम्बल्ड है, क्वेश्चन इधर उधर है थोड़े से, उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट रेस्ट सही है। तो इसमें क्या पूछा है, सिक्स क्वेश्चन में मीन वैल्यू पूछा है। तो मीन वैल्यू क्या होता है आपका? मीन वैल्यू कहते हैं आपकी एवरेज वैल्यू को, एवरेज वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या होती है? आपकी एवरेज वैल्यू होती है। और देखिए मीन वैल्यू मतलब आपकी बेसिकली एवरेज वैल्यू पूछा है। और एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/t इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी, टी आपका टाइम पीरियड, जीरो से टी आई डी टी, ठीक है। तो अगर करंट की वेवफॉर्म दी है तो आई डी टी, वोल्टेज की दे रखी है तो वी डी टी। या इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं एरिया अपॉन ड्यूरेशन, क्योंकि आप जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर वेवफॉर्म की एरिया निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय उसकी ड्यूरेशन। तो जो आपकी वेवफॉर्म दे रखी है करंट की वेवफॉर्म दे रखी है, तो आई टी क्या है आपका, यहाँ टी कर लो,
फंक्शन ऑफ टाइम, आई टी क्या है 20 साइन ओमेगा टी। तो अब इसका एरिया निकालना है कहाँ से, जो आपका टाइम दे रखा है t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू t/4, t इक्वल्स टू 0 तो t इक्वल्स टू t/4। पर ध्यान रखिएगा जिस जो एक्सिस मैंने ड्रॉ की है वो ओमेगा टी की है, तो ओमेगा टी के एक्सिस पे निकालो तो क्या आएगा, ओमेगा टी t इक्वल्स टू 0 है तो ओमेगा टी की वैल्यू भी 0 हो गई, t इक्वल्स टू t/4 है तो ओमेगा इंटू t/4 विच इज 2π/4 विच इज π/2। तो इसके जो एवरेज वैल्यू निकालनी है 0 से π/2 के बीच में निकालनी है। अगर कंप्लीट साइन की एवरेज वैल्यू पूछता तो कंप्लीट साइन की एवरेज वैल्यू 0 होती, क्योंकि जितना एरिया पॉजिटिव है उतना एरिया नेगेटिव में भी है, तो कंप्लीट साइन की एवरेज वैल्यू 0 होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी वजह से जो साइन की एवरेज वैल्यू जो हम बताते हैं वो हाफ साइकिल तक की ली जाती है, क्योंकि कंप्लीट साइकिल की तो साइन हो चाहे कॉस हो कंप्लीट एरिया तो आपकी 0 ही होगी। बट इसमें कहाँ तक पूछा है, टी को आपकी ओमेगा टी एक्सिस पे देखें तो ओमेगा टी 0 से π/2। तो अब वैल्यू निकालिए 1/π/2, 0 से π/2 तक की पूछी है, 0 से π/2 20 साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब क्योंकि एक्सिस मैंने शिफ्ट कर दी, ओमेगा टी एक्सिस ले ली है ओमेगा टी, तो इस फॉर्मूले को मैंने चेंज कर दिया है ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ओमेगा टी। तो इसलिए 20 साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी 0 से π/2। आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लोगे तो आंसर जो आएगा 40/π। सिंपल सी इंटीग्रेशन है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसको आप सॉल्व करोगे कम्प्लीटली 0 से π/2 20 साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, 20 को आप बाहर निकालोगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, फिर 0 से π/2 तक आप इंटीग्रेट करोगे तो 40/π आएगा, क्योंकि कॉस π/2 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और कॉस 0 की वैल्यू 1 आएगी। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका 40/π आएगा। So the correct answer is 40/π. Question number 7. A circuit of zero lagging power factor behaves as a, तो जीरो लैगिंग पावर फैक्टर कैसे बिहेव करता है, ऑप्शन ए इंडक्टिव सर्किट, ऑप्शन बी कैपेसिटिव सर्किट, ऑप्शन सी आरएल सर्किट या ऑप्शन डी आरसी सर्किट। सो ऑप्शन ए इंडक्टिव सर्किट। The capacity of a cell is measured in watt hours, watt, एम्पियर आवर्स या एम्पियर। तो जो कैपेसिटी है सेल की पूछी है किस में मेजर की जाती है, तो वाट आवर्स में मेजर, सॉरी एम्पियर्स आवर्स में मेजर की जाती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9. द सेफ्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज इंश्योर्ड बाय, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की सेफ्टी कैसे इंश्योर्ड होती है, ऑप्शन ए इंसुलेशन से, ऑप्शन बी अर्थिंग से, ऑप्शन सी फ्यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इन तीनों चीज से इंश्योर्ड होती है सेफ्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एनालॉगस इन ए मैग्नेटिक सर्किट बाय, तो कंडक्टेंस पूछ रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, इज एनालॉगस इन मैग्नेटिक सर्किट बाय, ऑप्शन ए रिलक्टेंस, ऑप्शन बी रिलेक्टिविटी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, क्योंकि कंडक्टेंस जो है एनालॉगस होता है परमियंस का, तो वो तो आपका दे नहीं रखा है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The multiplying factor for a red color in color coded register is option A 10, B 10 square, C 10 cube या D 10 to power 4। So जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपको ऑप्शन बी 10 स्क्वायर। The forbidden energy gap at room temperature for silicon, तो forbidden energy gap मतलब एनर्जी गैप पूछ रहा है, Eg की वैल्यू एट रूम टेम्परेचर फॉर सिलिकॉन कितना होता है, ऑप्शन ए 1.21, ऑप्शन बी 0.785, ऑप्शन सी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ऑप्शन डी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 14, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, वो क्या होता है? ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी पॉजिटिव या ऑप्शन डी सेम एज मैटर। तो एक्चुअली जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वो नेगेटिव होता है। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। The emitter of BJT is usually doped heaviest because it is the first region of the transistor. Option B, it has to dissipate maximum power. It has supply a large number of charge carriers. Yeah, it is of highest resistance. So option C is correct. It has to supply a large number of charge carriers. और जिन्होंने बीजेटी का लेक्चर नहीं दे रखा है तो बीजेटी मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, उसके सारे रीजन्स को कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। तो जिनसे अगर ये क्वेश्चन ना हो तो वो पहले वो वाला वीडियो लेक्चर देख लें, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17th question. The operation of JFET involves option A flow of majority carrier, option B flow of minority carrier, C option C flow of both carrier या D none of these। तो जो ऑप्शन ऑपरेशन होता है जेफेट का वो कैसे होता है या क्या इन्वॉल्व करता है? तो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि जेफेट यूनिपोलर डिवाइस होता है तो इसमें जब भी जो भी फ्लो होता है वो फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, जो भी कंडक्शन पॉसिबल होता है। इसका भी मैंने वीडियो लेक्चर अलग से बना रखा है जेफेट में, तो जिनसे ये भी क्वेश्चन न सॉल्व हो वो पहले वीडियो लेक्चर देखें जेफेट का, उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करें। Question number 18. For the operation of N-channel E MOSFET, it is necessary that the gate voltage should be। तो N channel E MOSFET पूछ रहा है और उसका पूछ रहा है कि वो कब ऑपरेशन होता है या उसको ऑपरेट करने के लिए गेट वोल्टेज क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए हाईली नेगेटिव, ऑप्शन बी हाईली पॉजिटिव, ऑप्शन सी लो पॉजिटिव या ऑप्शन डी जीरो। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हाईली पॉजिटिव, क्योंकि तभी आपका एन चैनल बनेगा। ई मॉसफेट है, ई मॉसफेट का मतलब इसमें चैनल पहले से प्रेजेंट नहीं रहता, हमें चैनल क्रिएट करना पड़ता है। और चैनल कब क्रिएट होगा? जब VGS शुड बी ग्रेटर देन VT। तो कहने का मतलब है आपका गेट जो है शुड बी हाईली पॉजिटिव। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है डेसिमल नंबर 22 का, तो 22 का निकालना है। सिंपल से करेंगे हम लोग, कैसे? जैसे 16 8 4 2 1। अब 22 जोड़ना है, हमें 22 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? 16 16 8 तो जोड़ेंगे नहीं वरना ज़्यादा हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 16 4 20, 20 और 2 22, ये 22 हमारा बन गया, बाकी सबको जीरो। तो 1 0 1 1 0 ऑप्शन देख लें, 1 0 1 1 0 ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच इज द ऑक्टल फॉर्म ऑफ द डेसिमल नंबर 29। तो ऑक्टल फॉर्म निकालना है डेसिमल नंबर 29 का। तो देखो एक ऑप्शन तो आप वैसे ही हटा सकते हो कि 29 तो नहीं होगा। अब 8 से डिवाइड करो, 8 3 24 रिमाइंडर 5 8 0 3 ऐसे लिखते हैं। तो 29 आपका डेसिमल में है, ऑक्टल में क्या हो जाएगा 35 टू द बेस। तो जब ये आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो पहले वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर उसका करेक्ट आंसर देखें। सो 35 इज द करेक्ट आंसर।
तो ये जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हमने इसमें डिस्कस कर दिए हैं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।